नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च के लिए निकले। छात्रों पर हुए बर्बरता के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए उनसे जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से संजीदगी से विचार कर समस्याओं के समाधान की मांग की। लोक भवन पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया और उनकी बातों को प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल तक एक ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाया। रिहा होने पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से एक बार फिर जवाबदेही लेने को कहा। ऐसे में अब सवाल ये कि तेजस्वी के मार्च का मकसद क्या रहा और मकसद पूरा हुआ या रह गया मिशन अधूरा। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, बीजेपी की ओर से ललित मिश्रा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ध्रुव कुमार जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, मकसद कितना हासिल हुआ या मिशन अधूरा रहा, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, जो आज लोक भवन मार्च हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज जो है निकाला गया, और उसकी पृष्ठभूमि में जब आप जाएंगे तो 25 तारीख को सिवान में AK-47 से छात्रों पर गोलियां चलाई गई थी और सिर्फ सरकार के द्वारा जो जिसने गोली चलाई थी उस पर कार्रवाई किया गया, लेकिन किसके निर्देश पे गोली चलाया गया उस पर न सरकार के द्वारा कोई बातें कही गई, न उस पर कोई कार्रवाई किया गया। आखिर वो निर्देश कहाँ से आया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये भी जांच के दायरे में था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इस बात को उठाने का काम किए। सबसे पहले उन्होंने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से यह सवाल उठाने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई जवाब देने का काम नहीं किया। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल डीजीपी साहब से मिलने का काम किया और विस्तृत रूप से इस पर उत्तर देने के लिए एक मेमोरेंडम देने का काम किया गया था, ताकि डीजीपी के स्तर से इसकी जांच करके कि किसके आदेश पर यह दिया गया था। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार छात्रों पर चलाए गए थे, गोलियां चलाई गई थी, तो उसका जवाब, लेकिन उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया। तब हमारे नेता ने राजभवन मार्च का निर्णय किया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब विपक्ष लगातार जनता के मुद्दों को उठाने का काम करे और सरकार अंधी गूंगी बहरी बनी रहेगी, अगर तानाशाही और दमनकारी नीतियों पे सरकार चलने का काम करेगी, तो विपक्ष को तो सड़क पे उतरना पड़ेगा। सड़क पर उतर करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने कर्तव्यों का न सिर्फ निर्वहन करने का काम किया, बल्कि छात्रों के मांग पर अडिग रहते हुए जो गोली चलाई गई उस पर भी जवाबदेही के लिए, और जो अभी मौजूदा स्थिति गर्दनी बाग में जो छात्र धरना पर बैठे हुए हैं एक TRE-4 के विज्ञापन को लेकर के, और TRE-4 में पहले TRE-1, TRE-2 और TRE-3 का एग्जाम हुआ था, जिसमें सिर्फ एक एग्जाम लिया गया था, तो कई सारी विसंगतियां और भ्रम सरकार के स्तर पर छात्र युवाओं के बीच पैदा किया जा रहा है। उन तमाम सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने आज एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक राजभवन मार्च करने का काम किया। अब सवाल आपका है कि इस पे कितना हमारा मकसद, देखिए, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल आदरणीय हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में सांसद और विधायक सब लोग गए थे, और वहाँ चूंकि महामहिम राज्यपाल नहीं थे, तो सचिव महोदय को वहां पर ज्ञापन सौंपा गया, और ज्ञापन में उन तमाम बातों को विस्तृत रूप से जिक्र करने का काम किया, और साथ में 6 प्रमुख बातों को, आपके पास भी आया होगा, 6 प्रमुख बातों को उन्होंने रखने का काम किया है। और हम लोग राज्यपाल महोदय की ओर टकटकी निगाह से देख रहे हैं। जब सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी, दमनकारी रवैया अपनाएगी, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने का काम करेगी, तो हम लोग तो राज्यपाल महोदय से ये मांग करने का काम करते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियां में बदलाव हो। जो छात्रों पर जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई, तो कौन उसका दोषी है, उसको से पकड़ने का काम कीजिए। और अभी आज छात्र धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार की स्थिति बार बार क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों छात्र युवा नौजवान जब सड़कों पे उतरते हैं उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोगों ने अपनी बातों को वहां पर रखने का काम किया। एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए प्रमोद जी, ये हम लोगों मतलब क्या माना जाए, क्योंकि किसका कार्यक्रम था, ये कैसे पता चलता है?
नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी माध्यम से कहने का काम किया था कि हमने छात्र युवा के मुद्दों को उठाने का काम किया है। छात्र पर जो गोलियां चलाई गई हैं उसको किसके निर्देश पे चलाया गया, हमने इन तमाम मुद्दों को, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम किया। और इस राजभवन मार्च में जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं वो सारे लोग शामिल हों, क्योंकि उद्देश्य, देखिए उद्देश्य बड़ा है। जो शामिल होना चाहते हैं वो सारे लोग शामिल हों, बिल्कुल अच्छी बात है। ललित जी, यात्रा का मकसद क्या लगता है, कितना हासिल हुआ? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आज बोलूँगा, आज नेता प्रतिपक्ष ने जो आज वो निकाला है आज प्रोटेस्ट, वो पूरी तरीके से फ्लॉप, पूरी तरीके से फ्लॉप। एक तो जो सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी जी युवा भी हैं और उसके साथ भी नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व, उसकी संवेदनशीलता भी इनको समझनी चाहिए, जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, कुछ दिनों पहले सत्र भी चल रहा था, उसमें भी वो गायब थे। आज सदन में कितने मुद्दों पे आज बात होती है, कितने महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात होती है, उससे भी वो गायब थे। वो विदेश में थे, कहाँ थे, वो तो अब वो जाने और उनकी पार्टी जाने। दूसरी बात, आज जब ये युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं से इतनी जो संवेदनशीलता आज उन्होंने दिखाने का काम किया। एक तो मैं ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो आज जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, मुझे नहीं लगता वहाँ पे जो विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, वो नहीं थे। इसलिए नहीं थे, जो विद्यार्थी छात्र जो भी हैं वो इतने सालों से अच्छी तरीके से समझ गए कि तेजस्वी जी का वहाँ क्या मोटिव है, उन्होंने वो अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आज वो नहीं थे, छात्र और जो ये थे नहीं थे। तो इस तरह का वो जो कर रहे हैं वो कहीं से भी कतई वो न्यायोचित नहीं है। इतनी संवेदनशीलता अगर उनमें है तो आज नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष एक तरह से इतना महत्वपूर्ण दायित्व है, जो आप वो सरकार की कामों का निगरानी करते हैं, उसको देखते हैं, आज सदन से ही गायब है। और उसके बाद वो युवाओं की बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आज अगर वो छात्र को लेके बात करते हैं, आज देखिए भाजपा कितनी संवेदनशील है छात्रों को लेके। आज भी नोटिफिकेशन हुआ है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके जो संविदा पर हुई है उसका अभी ज्वाइनिंग चल रहा है। अभी अब उसके बाद जो परमानेंट जो प्रोफेसर का चल रहा है उसका भी नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी टियर 4 का नोटिफिकेशन है, एस्टेट का एग्जाम है। ये छात्र क्या चाहते हैं? छात्र को ना सड़क पे उतरना है, उनको अपनी जो उनकी पढ़ाई है, वो जो इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, उनको नौकरी से मतलब है। उसके प्रति राजद और ये तेजस्वी जी इतनी संवेदनशीलता कभी नहीं दिखा पाए और इसीलिए पूरा छात्र और ये उनका अविश्वास है। और आज जो वो प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, प्रोटेस्ट, ये तो पूरी तरीके से ये फ्लॉप प्रोटेस्ट है। इसलिए फ्लॉप प्रोटेस्ट है। आज एक चीज बताइए, मैं भी एक युवा हूं, आज मैं उस प्रोटेस्ट को भी मैं देख रहा था। आज बताइए, झंडे का, हमारे तिरंगा का वहाँ कितना अपमान हो रहा है, तिरंगा गिर रहा है, उस पे लोग उस पे नहीं, बिल्कुल गलत। मैं आज देखा हूँ इस तरह का। आज उस प्रोटेस्ट को आप निकाल के अच्छे से देखिए, आप देखिए उसको अच्छे से, वो इतने भीड़ में और वो ऐसा हुआ है। ये जानिए, हमारा जो ये तिरंगा है, हमारा ये गौरव है, हमारा गौरव गाथा है। आपकी आपत्ति आ गई ललित जी। एक महत्वपूर्ण बात है जिसका बार बार वो उल्लेख कर रहे हैं, हम चाहेंगे उससे संबंधित अपडेट या जो भी ताज़ा जानकारी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है वो भी दे दें। और वो एक घटना सिवान की है जिसमें एक पुलिसकर्मी AK-47 से गोली चलाता हुआ नजर आया है, उस पर, हाँ, उस पर बता दीजिए क्या हो रहा है। तो वहां जो संवेदनशीलता सरकार की, उस पर बताइए। उसमें सरकार ने जैसे ही उसमें देखा, सरकार को पता चला, सरकार ने अपने स्तर से तुरंत वहां पे त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां निलंबन का आदेश दिया है और जांच भी इस चीज की चल रही है। तो सरकार तो मुद्दों को लेकर अति संवेदनशील है, ऐसी नहीं संवेदनशीलता नहीं है। हाँ, वहां घटना हुई है, तो जब घटना हुई है तो सरकार ने इस घटना को समझते हुए वहां आदेश दिया है, निलंबन का भी आदेश हो गया है, बाकी आगे उसके लिए जांच की प्रक्रिया चल रही है। तो ये भाजपा है, ये करती है काम। चलिए ठीक है, हम डॉक्टर ध्रुव जी से समझ लेते हैं। ध्रुव जी, आंदोलन मार्च करने निकले तेजस्वी यादव बड़ी संख्या में युवाओं को साथ लेकर, जैसा उनके पार्टी नेता का कहना है, मकसद भी उन्होंने स्पष्ट किया है। इस मकसद को हासिल करने में कितने कामयाब रहे इस मार्च के माध्यम से, ये भी समझना चाहेंगे।
नहीं दीपक जी, मुझे लगता है कि आज का प्रदर्शन जो है राजद का, या खुद अगर कहें तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो इस ढंग से आज सड़क पे वो उतरे हैं, नहीं, राजद का कहना थोड़ा समझ में नहीं आता है क्योंकि कोई बैनर पोस्टर दिखा नहीं, न राजद का झंडा न राजद का लोगो, सिर्फ तेजस्वी यादव एक चेहरे के तौर पर वहां नजर आए और पार्टी के जो कुछ प्रमुख नेता नजर आए थे उन्हें देखकर ये कह सकते मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी भरपाई है। मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा, उन पे बहुत सवाल उठे कि जब राजद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तब भी उन्होंने पहले 5 दिन पहले स्थापना दिवस मनवा के फिर यात्रा पे चले गए। फिर उसके बाद विधानसभा में भी ये बार बार देखा जा रहा है कि वो उपस्थित नहीं रहते हैं। पिछले दिनों विधानसभा उपचुनाव जो हुए बांकीपुर में, उसमें भी तेजस्वी यादव जी पे आरोप लगे कि वो बहुत कम समय में, अंतिम समय में 2-4 दिनों में दिखे, बाकी समय में वो लगभग लापता थे। तो इतने महत्वपूर्ण जगहों पर, इतने महत्वपूर्ण मौक़ों पर अपनी उपस्थिति इस ढंग से उन्होंने सवालों के घेरे में वो आ गए, अपने पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, ये सब जग जाहिर है। तो मुझे लगता है आज के प्रदर्शन से उन्होंने इस तरह से भरपाई करने की कोशिश की है कि नहीं, मैं बहुत सक्रिय हूँ और एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो बहुत ही निश्चित तौर पे बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन ये लगभग 1 महीने बाद वो कर पा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा करेगा कि क्या आप इस ढंग से रिएक्ट करेंगे इन मुद्दों पर, ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर, ऐसे जिन मुद्दों पर हम सब जानते हैं ये भारत की राजनीति में एक बड़ा अध्याय है, जेपी मूवमेंट का, छात्र आंदोलन का। आज बहुत सारे बड़े नेता, श्रेष्ठ नेता उसी क्रांति से कह सकते हैं, उसी मूवमेंट से निकल के आए हैं। तो ऐसे दौर में उस दौर की विरासत को हम इस ढंग से ले जाएंगे आगे, ये तो कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव जी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, पार्टी के अंदर भी सिस्टम है, पार्टी कब समायोजित करती है अपने को, कैसे आगे बढ़ते हैं, किस ढंग से अंदर आती हैं बाहर, किस ढंग से बाहर जाती हैं, ये तो मानना पड़ेगा। जहाँ तक देखिए जानकारी है, ये सब आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अगर गोली चलती है तो उसके लिए आदेश बहुत बड़े हाईकमान से लेने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे जो उस मौके पे जो तैनात होते हैं मजिस्ट्रेट, उस मौके पे तैनात होते हैं पुलिस के बड़े अधिकारी, वो त्वरित निर्णय करते हैं घटनास्थल पे क्या करना है। जहाँ तक AK-47 की बात है तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मुद्दा है कि क्या परमिटेड था वो उस राइफल को ले जाने के लिए सिपाही, वो अधिकारी या पुलिस पदाधिकारी। अगर नहीं था तो कार्रवाई मुझे लगता है कि हुई है और वो सस्पेंड भी हुए हैं। अभी 2 दिन पहले सिवान के SP भी बदल गए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले को, हमारे पास जो जानकारी है कि इससे संबंधित जांच प्रतिवेदन भी पेश किया गया और जांच प्रतिवेदन में ये संभवतः उल्लेख किया गया है कि वो सिपाही जो AK-47 के साथ फायरिंग करता वीडियोस में दिख रहा है, वो ड्यूटी पर वहां नहीं था, वो किसी और कार्य के लिए उस रास्ते का उपयोग कर रहा था, भीड़ के बीच में घिर गया और उसने आवेश में आकर इस तरह का कदम उठा लिया। तो इस तरह की बातें जांच प्रतिवेदन में है। तो जब उस एक घटना को लेकर कुछ स्पष्टीकरण प्रशासनिक स्तर पर दिया जा रहा है तो फिर राजनीतिक तौर पर उसे मुद्दा बनाना कितना कारगर लगता है? देखिए कारगर, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि RJD अभी जमीन की तलाश में है और निश्चित तौर पर बांकीपुर उपचुनाव में भी माना गया कि वो परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, बल्कि माना जा रहा है कि राजद भी अपनी जमीनी जो उनका बेस है वोट में, वो भी बहुत खिसक गया और वो वोट शिफ्ट हुआ जनस्वराज की तरफ। यही कारण है कि जनस्वराज के जो आप कह सकते हैं फाउंडर। चलिए प्रमोद जी के पास जाएं, इससे पहले एक और चीज आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि हमने सब लोगों से आह्वान किया था कि सब लोग साथ आए, तो सब लोग में क्या ये मानकर नहीं चला जाए कि ये महागठबंधन का हिस्सा है, तो उनके कुछ घटक दल के सदस्य हों, शायद इस वजह से बैनर पोस्टर लेकर ना निकले हों कि राजद के कार्यक्रम में दूसरे लोग कैसे पहुंचे, इस वजह से तिरंगे के बैनर तले ये निकले, ये कारण हो सकता है। लेकिन कितना सहयोग और लोगों का मिला इस मार्च को? बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने राजद के बजाय इसको महागठबंधन की तरफ कोशिश की, लेकिन चूंकि बैठक नहीं कर पाए थे, बाकी लोगों की इसमें सहभागिता सैद्धांतिक रूप से शायद नहीं मिल पाई, इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि आप आइए। ये भी एक तरह से प्रयोग है कि आपके नेतृत्व पर महागठबंधन के दूसरे दलों के लोग किस ढंग से ऐसे प्रदर्शन में शामिल होते हैं। ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं लिमिटस टेस्ट था ये कि वो कितना सफल मतलब आपके सहयोगी ही आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अगर कोई मार्च कर रहे हैं तेजस्वी, तो वो चेहरा न बन जाए एक आंदोलन का, सहयोगी भी इससे परहेज कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये इसको दूसरे शब्दों में कहूंगा कि संभव है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी अपने को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक वानगी थी,
कोशिश थी राजद की तरफ से, राजद के कह सकते हैं आप थिंक टैंक की तरफ से एक कोशिश की गई होगी कि फिर से आप अपने आप को स्थापित ठीक है, करिए। लेकिन बिहार की राजनीति में अब तेजस्वी पहचान के मोहताज नहीं है। वो बिहार के किसी कोने में खड़े हो जाएं, मजमा लगाने की क्षमता उनमें है। इतने सक्षम वो राजनीतिक परिदृश्य में खुद को स्थापित कर चुके हैं, इतनी पहचान वो रखते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सरकार पर दबाव बनाने में भी सक्षम है। लेकिन प्रमोद जी, सड़क पर उठाए गए सवाल के लिए सरकार को जवाबदेह नहीं तय कर सकते हम, उसके लिए एक मंच है। विधानसभा में अगर हम सवाल उठाते हैं, सरकार की बाध्यता है कि उस सवाल का वो जवाब दे, ऑन रिकॉर्ड जवाब दे। लेकिन जहां सही मंच पर, सही प्लेटफॉर्म पर आप सवाल करने से चूक गए और सड़क पर शोर मचा रहे हैं जिसको लेकर सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है, क्या मकसद हासिल हो पाएगा इस तरह से? नहीं, मैं आपकी बातों का जवाब दूं उसके पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे और वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव जी ने भी कई बातों को रखने का काम किया। मैं उसके बाद आपके बातों का जवाब दे दूंगा। इन्होंने सवाल उठाया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देश में भी संसद और उसका सत्र चल रहा है और बावजूद देखिए वहाँ संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं 20 से अधिक दिनों तक। तो इस पे भी थोड़ा सा इनको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बयान देना चाहिए। जब देश में जब मांग उठता है विपक्ष के द्वारा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे अन्य विषयों को लेकर के, कि प्रधानमंत्री जवाब इस पर दें, वो जवाब नहीं देते हैं। जब मॉनसून सत्र आता है और मॉनसून सत्र में जब जवाब देने की बारी होती है तो प्रधानमंत्री जी विदेश चले जाते हैं। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है। अब ये कह रहे थे कि ध्रुव जी ने कहा कि ये पार्टी के द्वारा ये भरपाई किया गया। मैं इनको थोड़ा सा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं चूंकि पत्रकार हैं और समालोचक की भूमिका में रहते हैं, एक अच्छी भूमिका में रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें जो है चूक हो जाती हैं। मैंने जो बातें अभी कहने का काम किया उसको शायद ध्यान से सुन नहीं पाए। मैंने कहा कि देखिए, विपक्ष के नाते हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से जवाब मांगने का काम किया था कि आखिर जो व्यक्ति के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई की गई, उस व्यक्ति पर कार्रवाई करने की जरूरत है सरकार के द्वारा। सरकार ने ना कोई कार्रवाई करने का काम किया, ना इस पर कोई वक्तव्य दिया। चूंकि सरकार को हम समय देंगे ना, तुरंत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शाम में डीजीपी से मिलेंगे और अगले दिन राजभवन मार्च तो नहीं कर देंगे ना। फिर कुछ दिन के बाद जब बातें नहीं सुनी गई तो हम लोग, हमारे नेता ने डीजीपी साहब से मिल करके जो है अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन वही विज्ञापन उन्होंने लिया, लेकिन उस पर जो है से कोई वक्तव्य नहीं आया। तब हमारे नेता ने, चूंकि देखिए राजभवन मार्च अगर निकाला जाएगा तो कम से कम 1 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन का तो समय दिया जाएगा ना। एक प्रक्रिया होता है ना किसी चीज के लिए। तो जब हमारे नेता ने आह्वान किया तो ये लगातार तीनों जो चीजें मैंने बतलाने का काम किया उसमें काफी समय लगा है। आप इस चीज को आप निकाल करके देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, चूंकि ये गंभीर विषय है, काफी गंभीरता इस विषय में इसलिए है कि ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार से जो है छात्रों पर गोलियां चलाई गई। अभी आपने भी कहा दीपक जी कि जो रिपोर्ट आया है, अब देखिए जो वीडियो जो चल रहा है, जिस प्रकार से हाथ में सामने लेकर के जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है? तो कई सारी चीजें हैं, उसको जो है प्रत्यक्ष रूप से देखने की जरूरत है, उसके लिए जांच की जरूरत है। जांच कौन करेगा? जांच तो सरकार करेगी ना। अगर लीपापोती, अगर मन में आपका उद्देश्य सिर्फ लीपापोती का है तो हम तो यही समझेंगे कि ये आदेश भी कहीं ना कहीं ऊपर से आया। क्यों आपने कभी सुना है क्या कि आपने अभी कहा कि हमने समय दिया सरकार को, सरकार ने जांच रिपोर्ट दी है। अब आप खुद से कुछ भी समझ लीजिए, इस पर तो कोई रोक नहीं है ना। आप रिपोर्ट को सही नहीं मानिए, इसमें कोई रोक नहीं है ना। आप मानिए ना मानिए, ये आपकी मर्जी है। के द्वारा सुन लीजिए बात को दीपक जी, मीडिया के द्वारा ही फुटेज दिया गया। मीडिया माध्यम नहीं है ना। नहीं, आप सुनिए ना, जो वीडियो उपलब्ध कराया गया, तो वीडियो जो चला
चाहे सोशल साइट पे चला हो, चाहे तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे चला हो, तो वो वीडियो क्या पुष्टि करता है इसकी भी तो होनी चाहिए ना बात। वीडियो में जो दिख रहा है रिपोर्ट उसकी पुष्टि करेगा। हाँ, तो रिपोर्ट वीडियो जो दिख रहा है वो अलग बात है। अगर आप रिपोर्ट इस तरह से बनाते हैं जो नहीं तो आप फिर रिपोर्ट बना लीजिए, फिर आप रिपोर्ट दे दीजिए। रिपोर्ट बनाऊंगा, आप रिपोर्ट पर विश्वास कर नहीं रहे हैं। प्रॉपर जांच होना चाहिए। तो वो आखिर किस जांच हुई, रिपोर्ट दी गई, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। क्या लगता है आपको दीपक जी? मैं आप ही मेरे लगने से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क? मुझे तो ये आरजेडी का कार्यक्रम नहीं लगा। के चौथे स्तंभ है, आपके सहयोगी इस कार्यक्रम में नहीं दिखे, तो मेरे लगने से आपको थोड़ी फर्क पड़ेगा। आपकी भी जवाबदेही है जिन पर गोलियां चलाई गई। कैसे मेरे लगने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना कि मुझे क्या लग रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि आरजेडी का कार्यक्रम था। मुझे ये नहीं लग रहा है कि आरजेडी को या तेजस्वी यादव के साथ उनके घटक दल के नेता थे या बिहार की बड़ी संख्या में युवा आबादी थी। उन्होंने गर्दनी बाग में जाकर गर्दनी बाग, एक सेकंड प्रमोद जी आप कैमरामैन की बात, आप ये बताइए, मेरे कैमरामैन ने ये देखा और मैंने दर्शकों को ये दिखाया कि तेजस्वी यादव गर्दनी बाग में खड़े होकर वहां मौजूद छात्रों से, छात्र नेताओं से, छात्र अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप मेरे मार्च में आइए, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर हम ये मानकर चले कि छात्र नेता, छात्र अभ्यर्थी तेजस्वी के साथ ही नहीं थे। इसके मानने से आपको फर्क पड़ता है? सुन लीजिए बात, नहीं कोई दिखा ना, कोई नहीं दिखा, एक आदमी नहीं दिखा वहां। मैंने क्या कहा, वहां पर जो छात्र वहां पर जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं वो आमरण अनशन पर हैं। नहीं, कोई अनशन पे नहीं, बिल्कुल आमरण अनशन पर है। आपको नहीं पता है? हमको सब पता है। नहीं, जानकारी अभी शाम में बात करके आए हैं। कोई आमरण अनशन पे नहीं है। आगे आमरण अनशन किया जाएगा इसका ऐलान किया गया है, कोई आमरण अनशन पे नहीं है। उन्होंने जो पहले कहा था, तेजस्वी यादव ने जो कहा था उसकी बात कीजिए। उन्होंने क्या कहा उससे मत सारे लोगों को आग्रह करने का काम कोई नहीं पहुंचा। कैसे कोई नहीं पहुंचा? सारे लोगों को पहुंचा? अरे भाई आप पहुंचा? जो भीड़ थी, अप्रत्याशित जो भीड़ थी, हमारे नेता गांधी मैदान के पास से निकल करके इनकम टैक्स चौराहा तक पहुंच जाते हैं और गांधी मैदान से लोग निकलते ही रहते हैं। आप सोच लिए कि कितना अप्रत्याशित भीड़ था। क्या आपके कैमरा आप सोचिए, आपको सोचना है। ललित जी, आप कह रहे हैं फ्लॉप शो था, ये कह रहे हैं कि सरकार जवाब देने से बचने का हर जरिया सरकार तलाश रही है। जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? अपने आंखों का थोड़ा जांच करा ले। एक बात समझने का है दीपक जी, सरकार बीजेपी अभी है, बीजेपी और जितने भी घटक दल हैं सत्ता में है, और जो एनडीए अलायंस है, जो एनडीए है, वो हमेशा से रही है जो जिस किसी ऐसे मुद्दे पे सरकार कभी बैकफुट पे नहीं रही है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, बातचीत करती भी है। लेकिन आज सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जो ध्रुव जी ने अभी जो कहा है, मैं पूरी तरीके से इनसे सहमत हूं। कहीं न कहीं जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी राजनीति, जो उनका जमीन है वो हिली हुई है। लेकिन विपक्ष इस बात से सहमत नहीं है ना कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील है। एक चीज मैं बता दूं, और सिर्फ ये ऐसे नहीं है, उनके भी जो घटक दल हैं, घटक दल, सरकार छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। आपने कहा कि संवेदनशील है, संवेदनशील होती सरकार तो संवाद स्थापित करती, बातचीत होती, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाता। संवाद स्थापित करें, मैं अभी बस तुरंत थोड़ी देर तक नहीं, देखिए उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। एक तो देखिए, नहीं वो सरकार से मांग नहीं है, वो बीपीएससी से मांग है। मैं बता रहा हूँ, और बीपीएससी को आप बाध्य नहीं कर सकते ना किस तरह से परीक्षा लिया जाए। फिर तो आप बाध्य कीजिएगा कि हम परीक्षा देंगे नहीं, हमें बहाल कर देंगे। नहीं, मैं थोड़ा दीपक जी उस पर भी जाना चाहता हूँ। सुनिए, नहीं एक बार पहले आप नहीं, एक बार आप सुन लीजिए, एक बार आप सुन लीजिए, परीक्षा आपने किस पद्धति से एक बार आप सुन लीजिए, टीआरई 4 में क्यों चेंज कर रहे हैं, इस पर तो आपको बतलाना पड़ेगा। ये कोई तर्क नहीं है ना। एक बार प्रमोद जी आप सुनिए, देखिए क्या है, तो हम हो, आप हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मंत्री का पहले आप सुन लीजिए कि मां शारदे का रंग भगवा है, पहले सुन लीजिए, शिक्षा मंत्री। अरे आप पहले सुनिए प्रमोद जी, पहले सुनिए। आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपको कपड़े के रंग को लेकर क्यों परेशान है? फिर कोई कहता है कपड़े से पहचान होती है, ऐसा क्या है जो हम हम बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, और जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी कोशिश है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी हों।
तो इसमें बुराई कहाँ है? तो अभी आज उनकी एक जो बुराई मांग है, का सुन लीजिए, सही पहले बोला, सुन लीजिए, बुराई नहीं है। 2005 से 2000 बीपीएस प्रमोद जी, किस मुद्दे नहीं मार्च परीक्षा को लेकर था। अभी आप सुन लीजिए, बीपीएस नियोजन पर बहालियां क्यों करते हैं, ये बताने का काम कर दीजिए। सरकार उस समय इसी को क्या लेके, मंशा आपकी नहीं थी? सरकार इसी को लेके प्रतिबद्ध है। अरे वो तो और हमारे अभी नेता ने कहा कि सुनिए, बीपीएससी के अभी माध्यम नहीं, से अभी नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे बीपीएससी नेता के ने वो थ्रू कर दिखाया, टीआरई 4 में टीआरई 4 में जो है विज्ञापन निकालने का काम किया। पीटी और मेंस की जो बात की जा रही है वो क्यों गलत है? उनको क्यों ऐसा गलत लग रहा है? मांग को लेकर सड़कों पे आज अगर ऐसा है, आज अगर ऐसा है, तो बिहार में बहुत सारी सारी परीक्षाएं होती हैं। सचिवालय सहायक की परीक्षा होती है, दरोगा की परीक्षा होती है, बीपीएससी का होती है। तब सबों का मांग कर देना चाहिए सिर्फ एक ही परीक्षा पे बहाली हो जाए, ऐसा नहीं है। उसमें नीट जैसा कुछ एक व्यवस्था कर लेना चाहिए सरकार को। अगर उन अभ्यर्थियों की ये मांग मान ली जाए कि हाँ हमारे हिसाब से परीक्षा ली जाए, तो पूरे बिहार के हर नियुक्ति के लिए एक परीक्षा पर्याप्त होगी। चलिए ध्रुव जी, इस माध्यम से जो मार्च निकाला गया है, क्या लगता है कि समसामयिक मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति है, या मुद्दों के चयन में भी थोड़ी देरी हो गई है? क्योंकि आज का समय इतना तेजी से बदल रहा है कि हर दिन कुछ नया चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है, वायरल होता है, और ऐसे में जनता 2 महीने पुरानी बातें तक भूल जाती है। वो 1 सप्ताह पहले के मुद्दों को लेकर मार्च में पहुंचे, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है राजनीतिक दलों के लिए भी। जी बिल्कुल सही आपने ये मसला उठाया। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, बिहार राजनीतिक तौर पे क्रांति की भूमि है। यहाँ बहुत जागरूक मानी जाती है कि यहाँ की जनता है, यहाँ के नेतृत्व में है, यहाँ की माटी में है। मैं एक उपन्यास की चर्चा कर रहा हूँ। 2017-18 में इसी राज्य के अवधेश प्रीत एक बहुत बड़े कहानीकार हैं, उन्होंने एक उपन्यास लिखा है छात्र राजनीति पर, छात्र आंदोलन पर। अशोक राजपथ नाम रखा है, क्योंकि हम सब जानते हैं इन दिनों नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी नेता बन रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ से लेकर गांधी मैदान तक का इलाका, तो उन्होंने अशोक राजपथ में जाम, वहाँ के छात्र राजनीति, विश्वविद्यालय के सड़क के इस तरफ विश्वविद्यालय, इस तरफ कोचिंग संस्थान, पूरी मतलब बढ़िया उपन्यास है 250 पेज का। उस उपन्यास को पढ़ने से पता चलता है कि छात्र आंदोलन के दौरान कितनी तरह की राजनीति होती है। पक्ष में सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, विपक्ष के लोग करते हैं, सत्ता पक्ष में भी अलग अलग गुट के लोग भी किस तरह से राजनीति करते हैं। हर कोई चाहता है कि ये जो आंदोलन है उसका जो लाभ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम हासिल कर सकें। ये इस उपन्यास में बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन है और बहुत ही मतलब मौजू है, बहुत आप पढ़ेंगे। मैं इसलिए इस किताब की तारीफ कर रहा हूँ कि इस आज के जो जंतर मंतर पे भी जो आंदोलन हुआ, या फिर झारखंड में राजधानी रांची में जो आंदोलन हुआ, उसके पीछे कितना कौन लाभ ले सका, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बशर्ते कि वो जिसके लिए आंदोलन किया गया, जिसने आंदोलन किया, वो कितना हासिल कर पाया। ये बहुत समझने की बात है। तो देखिए, यही चीज़ यहाँ पर है। जंतर मंतर की घटना को बीते हुए महीने भर से ज़्यादा हो गए। क्या पाया, किसने क्या खोया, क्या उस पर कितनी बातें हुई, कितना उसका कह सकते हैं गंगा में बहुत पानी बह गया उसके बाद। लेकिन आज भी, इसके बाद भी अगर बिहार की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, विपक्षी पार्टी, वो अगर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है तो स्वागत योग्य है। क्योंकि जनता की बात है, छात्रों की बात है, देश के भविष्य की बात है, राज्य के भविष्य की बात है। और परीक्षा अभी सुधार कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और सुधार लगातार चलते रहने चाहिए। कहाँ कमियां हैं उसको दूर करनी चाहिए। लेकिन इतना तो मानिए, देखिए राजनीति अपनी जगह है। 20 साल में, पिछले 20-22 साल में जब नीतीश कुमार सरकार जब इस राज्य में आई, तो हम सब जानते हैं नीतीश जी की जो तारीफ होती है जिन सेक्टर्स में, किन सेक्टर्स को लेकर होती है, विद्यालयों को लेकर होती है। शिक्षा में उन्होंने बहुत सारी बहालियाँ की, वो अब आज परमानेंट, उन दिनों उन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में बहाल किया, लेकिन वो आज परमानेंट के रूप में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने सुधार किया। अखबारों में सुर्खियां रहती थी कि अस्पताल में बेड पर कौन है, तो मरीज नहीं है, कुत्ते हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष अब भी हमलावर रहता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार चेहरा नहीं है सरकार के, लेकिन मुद्दे यही हैं दो। दीपक जी, मैं कह रहा हूँ, राजनीति है, हमारी जनता है, उनकी वेलफेयर सरकार है। दोनों मुद्दों को पकड़ पा रही है कैसे? हाँ, ये है महत्वपूर्ण, कितना पकड़ पा रही है, कैसे पकड़ पा रही है, कैसे पकड़ना चाहिए। मैं हालांकि ये उसको सुझाव आधिकारिक न माना जाए। क्या ये जरूरी नहीं था कि आरजेडी ने जैसे ही देखा कि लाठीचार्ज दिल्ली में जंतर मंतर पे हुई है, अपने सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कराती? क्या जरूरी नहीं था कि उनके सारे टाइमिंग बहुत हो जाता है और थोड़ी टाइमिंग वाली बात हमारे साथ भी है। संवेदनशीलता ज्यादा दिखती, बजाय इसको
बिल्कुल मैं कह रहा हूं सलाह न मानी जाए, मेरे विचार में इस तरह की जो बातें आती हैं तो शायद ये क्विक होता और तब लगता कि हाँ बहुत संवेदनशील विपक्ष की भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, हर चीज में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो समझ अगर सियासी दल के एक प्रभावशाली नेता को बेहतर है तो उन्हें सियासत में सिरमौर होने से शायद ही कोई रोक पाए, और ये पक्ष और विपक्ष में होने का फासला भी तय करवाता है। फिलहाल चुनाव बहुत दूर है, लेकिन युवाओं को अपने साथ बनाए रखना हर दल की ख्वाहिश है, और इसमें कौन कितना कामयाब होता है ये देखने वाली बात होगी। इस मार्च से तेजस्वी यादव का मकसद कितना पूरा होता है ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा, और युवा उन पर कितना भरोसा कर पाते हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि उन्होंने युवाओं का भरोसा खो दिया, अपने पार्टी नेताओं का भी भरोसा खो दिया। विपक्ष के इन आरोपों को तेजस्वी यादव किस तरह से खारिज करते हैं देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, ललित जी और डॉक्टर ध्रुव कुमार जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow